फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है धारिका यूट्यूब चैनल पर। आप और हम अपने पिछले वीडियो में राजस्थान जलवायु को लेके कुछ चर्चाएं कर चुके थे। उसी कड़ी में अगला जो तथ्य है वो है राजस्थान की ऋतुओं को लेके। देखिएगा, राजस्थान की जो ऋतुएं हैं, इन ऋतुओं से संबंधित अब तक के विभिन्न एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। जैसे नॉर्मल अगर प्रश्न की बात करते हैं, सर्वाधिक गर्म जिला, सबसे ठंडा जिले, या फिर सर्वाधिक वर्षा वाला, या फिर सर्वाधिक गर्म महीना, इस प्रकार के सामान्य से प्रश्न। इन सब के बाद अगर देखें तो कोई विशेष प्रश्न अगर निकल के आता है तो ये भारतीय मानसून को लेके, क्योंकि भारतीय जो मानसून है वो कहीं ना कहीं विभिन्न जो स्वरूप है, अरब सागरीय मानसून के रूप में या फिर बंगाल की खाड़ी के मानसून के रूप में, पूर्वी के रूप में, इस प्रकार के अनेक तथ्य जो हैं वो हमारे समक्ष रख देता है। तो आज हम अपनी इस वीडियो में चर्चाएं करने वाले हैं राजस्थान की ऋतुओं को लेके। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों ग्रीष्म ऋतु की। अगर विभाजन यहाँ हम ऋतुओं का करें तो एक तो ग्रीष्म ऋतु, दूसरी है वर्षा ऋतु, तीसरी है शरद ऋतु, और उसके बाद में शीत ऋतु। 4 ऋतु अपने पास में है। अब इनसे संबंधित प्रश्न कि इन ऋतुओं का समय क्या रखा जाए, तो सबसे पहले ग्रीष्म ऋतु की अगर समय की बात करते हैं तो इसका समय आ जाता है मध्य मार्च से मध्य जून। वहीं वर्षा ऋतु की अगर बात की जाए तो मध्य जून से मध्य सितंबर। शरद ऋतु मध्य सितंबर से मध्य दिसंबर, और शीत ऋतु मध्य दिसंबर से मध्य मार्च तक। इस प्रकार से हम राजस्थान के अंतर्गत इन ऋतुओं का विभाजन कर देते हैं। अब देखिएगा, राजस्थान को लेके अगर यहाँ ग्रीष्म ऋतु से संबंधित कुछ तथ्य की बात की जाए तो इस समय सूर्य का उत्तरायण होता है। सूर्य का उत्तरायण यानी कि सूर्य जो है ये विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर अग्रसर हो जाता है। वर्ष में एक बार सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत आता है, एक बार सूर्य जो है वो मकर रेखा पर लंबवत आता है, और अगर हम 2 बार की बात करते हैं तो ये विषुवत वृत्त पर लंबवत चमकता है। तो सूर्य की इस स्थिति के आधार पर दोस्तों यहाँ हमें राजस्थान की जलवायु और भारत की जलवायु में अनेक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। जैसे मान लीजिएगा, यहाँ इस मानचित्र में हम सूर्य के उत्तरायण को प्रदर्शित करें तो कर्क रेखा जो कि भारत के मध्य से गुजरती है, वहीं अगर हम बात करते हैं विषुवत रेखा की जो कि भारत के दक्षिणी भाग से गुजर जाती है। विषुवत रेखा के बारे में एक प्रश्न कि भारत से इसकी दूरी कई बार पूछ लेते हैं दोस्तों। 876 किलोमीटर की दूरी है विषुवत रेखा से भारत के दक्षिणी बिंदु की। तो देखिएगा, जब सूर्य का उत्तरायण होता है, सूर्य जब कर्क रेखा की ओर अग्रसर होता है, तो कर्क रेखा की ओर अग्रसर होने का मतलब अब भारत में जो है वो ग्रीष्म ऋतु का आरंभ हो जाता है। जब भारत में ग्रीष्म ऋतु का आरंभ होगा तो तापमान में वृद्धि होगी, तापमान में वृद्धि होगी तो वायुदाब कम होगा। अब जहां वायुदाब कम होगा तो निम्न वायुदाब का जो गर्त बन रहा था ये कहीं ना कहीं मानसूनी पवनों को प्रभावित कर देता है, मानसूनी पवनों को आगमन करता है। तो यहाँ से सूर्य का उत्तरायण पड़ रहे हैं, उत्तरायण का मतलब है कर्क रेखा की ओर। दूसरा तथ्य कि 21 जून को जो स्थिति हमें मिलती है ये मिलती है कर्क वृत्त पर। सूर्य जो है वो 21 जून को ठीक कर्क रेखा पर आ जाता है, यानी भारत के मध्य लंबवत हो जाता है। अब देखिएगा, यहां से संबंधित जो प्रश्न है वो पूछा जा सकता है कि
सर्वाधिक गर्म महीना, तो हमारा जवाब होगा जून। सर्वाधिक गर्म जिला, उत्तर हो जाएगा चूरू। वहीं अगर हम सर्वाधिक गर्म स्थान की बात करेंगे तो सर्वाधिक गर्म स्थान आ जाता है फलोदी, जो कि जोधपुर जिले, जोधपुर का फलोदी जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक गर्म स्थान हो जाता है। इन सब के बाद में भी दोस्तों यहां चक्रवातीय भ्रमर बनते हैं, और चक्रवाती जो भ्रमर हैं इन भ्रमरों को स्थानीय भाषा में भभूलिया कहा जाता है। परिधि से केंद्र की ओर जब चक्रवातीय पवने या फिर गोल पवने परिधि से केंद्र की ओर जब प्रवाहित होती हैं तो इस प्रकार के पवन प्रवाह को चक्रवात कहा जाता है। और स्थानीय भाषा में अगर छोटे इस प्रकार के वायु भ्रमर जो बनते हैं इन्हें हम भभूलिया कह देते हैं। यही एक और शब्द आ जाता है लू। उत्तर पश्चिम भारत में ग्रीष्म ऋतु में जो शुष्क और गर्म पवनें आती हैं पश्चिमी सिंध प्रांत से, इन्हें हम स्थानीय भाषा में लू कह देते हैं। तो इनकी उत्पत्ति हो जाती है पश्चिमी सिंध प्रांत, और पश्चिमी सिंध प्रांत जो है ये पाकिस्तान में है। यहाँ से आने वाली गर्म और जो शुष्क पवनें होती हैं इन्हें हम कहते हैं लू, जो राजस्थान में टेम्परेचर को बढ़ाने का कार्य कर देती है। और इसी तापमान में वृद्धि के कारण जो निम्न वायुदाब का गर्त बन रहा था ये प्री मानसूनी पवनों की उत्पत्ति कर देता है। और अगले ही पल अगर हम देखें तो ग्रीष्म ऋतु के बाद में वर्षा ऋतु का आगमन हो जाता है। तो अब इस वर्षा ऋतु के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं दोस्तों, सबसे पहले कि राजस्थान और भारत में सर्वाधिक वर्षा की बात की जाए तो सर्वाधिक वर्षा ये हो जाती है दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून से। राजस्थान में सबसे ज्यादा और भारत में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है ये दक्षिण पश्चिम मानसून, जिसे हम ग्रीष्मकालीन मानसून भी कह सकते हैं, के द्वारा हो जाती है। दूसरी बात कि सबसे ज्यादा वर्षा वाला महीना पूछा जाता है कि सर्वाधिक वर्षा वाला महीना, तो ये हो जाती है अगस्त में। वहीं अगर हमसे बात की जाती है कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, झालावाड़ राजस्थान का वह जिला है जो सर्वाधिक वर्षा को प्राप्त कर देता है। वहीं अगर हम सर्वाधिक वर्षा वाले स्थान की बात करते हैं तो सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान यह आ जाता है माउंट आबू, और माउंट आबू सिरोही जिले। अब बात करेंगे राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा की। काफी बार पूछा जा चुका है, राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा पूछी जाती है दोस्तों, तो औसत वर्षा का जो मापन है यह आ जाता है 57.51 सेंटीमीटर। ये राजस्थान में औसत वार्षिक वर्षा है। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं इस मानसून के अन्य तथ्यों पर, कि जो दक्षिण पश्चिम मानसून है इसे हमने दक्षिण पश्चिम मानसून ही क्यों कहा, तो देखिएगा जब सूर्य का उत्तरायण हो रहा था इसी समय जो निम्न वायुदाब की पेटी है अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण जो क्षेत्र है वो कर्क रेखा की ओर खिसक जाता है, और निम्न वायुदाब की जो पेटी है ये कर्क रेखा के उत्तर में पहुंच जाती है। अब इस निम्न वायुदाब पेटी का स्थान लेने के लिए दक्षिणी गोलार्ध की ये व्यापारिक पवनें, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें विषुवत रेखा को पार कर जाती हैं, और जैसे ही ये विषुवत रेखा को पार करती हैं तो फेरल के नियम के अनुसार इनकी दिशा विचलित हो जाती है, ये अपने दाईं ओर मुड़ जाती है दोस्तों। जब भारतीय परिप्रेक्ष्य में इनको देखा जाता है तो ये भारत के दक्षिण पश्चिम से आती है, और इसीलिए हमने इनको क्या कहा है, दक्षिण पश्चिम मानसून। अब गौर करने वाली बात है कि भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो 8 डिग्री पे पड़ते हैं, जबकि यहां से भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात करते हैं तो 6 डिग्री पर पड़ रहे थे।
तो देखिएगा मानसून सर्वप्रथम प्रवेश करता है, कहां से प्रवेश करेगा, तो यहां हम बात करेंगे अंडमान निकोबार की। अंडमान निकोबार, भारत में मानसूनी पवनों का सर्वप्रथम प्रवेश तो अंडमान निकोबार से। लेकिन अगर मुख्य भूमि पर पूछा जाता है दोस्तों, तो मुख्य भूमि पर ये केरल तट आ जाता है, और केरल के जो तटीय भाग हैं, इनको तटीय भागों को स्थानीय भाषा में यहाँ पर मालाबार तट कहा जाता है। तो भारत का कौन सा तट है जो सर्वप्रथम वर्षा को प्राप्त करता है दोस्तों, तो यहाँ पर मालाबार तट आ जाता है। और इसी तट से यहाँ दक्षिण पश्चिम मानसून की दो शाखाएं विकसित होती हैं, एक को तो हम कहते हैं अरब सागरीय शाखा और दूसरी को कहते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। अरब सागरीय जो शाखा है, ये अरब सागरीय शाखा मालाबार तट से आगे बढ़ती है, जबकि भारत के दक्षिण पूर्वी भाग से यहाँ से जो शाखा आ रही है, इसे हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब दो तथ्य आ गए, एक तो अरब सागरीय शाखा और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। अब देखो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में प्रश्न बनता है कि साहब राजस्थान में सर्वप्रथम वर्षा, तो राज्य में सर्वप्रथम जो वर्षा होती है, ये सर्वप्रथम वर्षा अरब सागरीय शाखा के द्वारा, जिसमें कुल वर्षा का अगर प्रतिशत देखा जाए तो राजस्थान में होने वाली वर्षा का लगभग 10% भाग हमें प्राप्त होने वाला है, लेकिन सर्वप्रथम वर्षा कर देती है। और मानसून का प्रवेश अगर हम देखते हैं तो मानसून प्रवेश हो जाता है दोस्तों इसका बांसवाड़ा जिले से। अब देखिएगा राजस्थान में जो अरावली पर्वतमाला है, ये अरावली पर्वतमाला की स्थिति इन मानसूनी पवनों के समानांतर है। तो कई बार प्रश्न भी बन जाता है कि अरब सागरीय शाखा जो है वो राजस्थान में वर्षा कम करती है, कारण क्या है कि अरावली पर्वत का या मानसूनी पवनों का अरावली के समानांतर हो जाना। अब इसके बाद में दूसरा जो तथ्य है, ये आता है बंगाल की खाड़ी की शाखा से। बंगाल की खाड़ी की शाखा उत्तर पूर्वी भाग में बढ़ती है, और उत्तर पूर्वी भाग में इस हिमालय अवदाब के कारण जब टकराती हैं तो टकराकर ये पश्चिम मुखी हो जाती हैं। कुछ शाखाएं जो हैं यहाँ छोटा नागपुर पठार से भी टकराती हैं और टकराकर जो है ये पश्चिम मुखी हो जाती हैं। अब देखिएगा अरावली पर्वतमाला के इस भाग में, पूर्वी भाग में, यहाँ राजस्थान का एक भौतिक प्रदेश आता है जिसे हम कहते हैं हाड़ौती का पठार। तो दूसरी जो शाखा है दोस्तों, ये शाखा आ जाती है बंगाल की खाड़ी, और बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, इस शाखा पे प्रश्न बनता है राज्य में सर्वाधिक वर्षा, राज्य में सर्वाधिक वर्षा, और इसके द्वारा वर्षा का जो प्रतिशत हमें प्राप्त होता है, कुल वर्षा का 90% भाग दिया जाता है बंगाल की खाड़ी के मानसून के द्वारा, जबकि कुल वर्षा का 10% भाग दिया जाता है अरब सागरीय मानसून के द्वारा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि अगर सर्वप्रथम वर्षा पूछी जाएगी तो हम बात करेंगे अरब सागरीय शाखा, जबकि सर्वाधिक वर्षा की बात की जाएगी तो हम बात करेंगे बंगाल की खाड़ी की शाखा। देखिएगा बंगाल की खाड़ी की शाखा राजस्थान के पूर्वी भाग से प्रवेश करती है, तो इसे हम यहाँ पूर्वी पवन के रूप में पढ़ते हैं कि पूर्वी पवनें जब भी आती हैं ये शीतल और आर्द्रता युक्त होती हैं, आभास करवाती हैं कि वर्षा होने वाली है, तो पूर्वी भाग से आने वाली जो शाखा हो जाती है इसे हम कहते हैं बंगाल की खाड़ी की शाखा, जो पूर्वी पवन के रूप में आ जाती है। तो दोस्तों ये दूसरी वर्षा ऋतु थी। इसके बाद में अगर बात की जाए कि यहाँ तीसरी जो ऋतु राजस्थान के अंतर्गत हमें मिलती है, ये आ जाती है शरद ऋतु। हालांकि विशेष कोई योगदान नहीं है यहाँ, लेकिन शरद ऋतु को भारतीय परिप्रेक्ष्य में भी मानसून का प्रत्यावर्तन काल कहा जाता है, अर्थात मानसून का पुनः लौटना, लौटता हुआ मानसून कहा जाता है। और एक बार प्रश्न पूछा हुआ है कि मानसून का प्रत्यावर्तन का समय क्या है, तो यहाँ पर्टिकुलर हम बात करते हैं तो अक्टूबर और नवंबर, एक तो अक्टूबर और दूसरा नवंबर, मुख्यतः इन दो महीनों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें मानसून के प्रत्यावर्तन का समय होता है। इन सब के बाद में दोस्तों अगली जो ऋतु आ जाती है, ये ऋतु आती है शीत ऋतु, और इस समय सूर्य का पूर्णतः दक्षिणायन हो जाता है, यानी कि सूर्य अब इस विषुवत रेखा को पार करके दक्षिण में मकर रेखा पर चला जाता है, और मकर व्रत पर लंबवत होने के कारण उत्तर जो भारत है, इस उत्तर भारत में शीत ऋतु का प्रभाव हो जाता है, क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत जो है वो मानसूनी पवनों के प्रभाव में रहता है।
तो देखिएगा यहाँ जो मकर रेखा है, इस मकर रेखा पर सूर्य की स्थिति लंबवत होती है और ये जो कर्क रेखा है ये उत्तरी गोलार्ध से गुजरती है, भारत के मध्य से गुजर जाती है। तो देखिए यहाँ सूर्य की जो स्थिति आ जाती है, यहाँ से तिरछी किरणें आने के कारण भारतीय जो भाग है ये सूर्य की तिरछी किरणों को प्राप्त करने के कारण शीत ऋतु के प्रभाव में आ जाता है। तो उत्तर भारत में ठंडी जो पवनें चलती हैं इन्हें हम स्थानीय भाषा में शीत लहर कह देते हैं। वहीं दोस्तों अगर पूछा जाए कि सबसे ठंडा महीना, तो सबसे ठंडा जो महीना आ जाता है ये आ जाता है जनवरी। सर्वाधिक ठंडा जिला अगर पूछ लिया जाता है तो यहाँ पर चूरू, और सर्वाधिक ठंडा स्थान पूछा जाता है तो ये आ जाता है माउंट आबू, और माउंट आबू सिरोही में स्थित है। इस प्रकार से ये शीत ऋतु। एक छोटी सी बात और है कि जब शीत ऋतु अपने यहाँ होती है तो वर्षा का एक अनोखा हमें स्वरूप देखने को मिलता है जिसे हम उत्तर भारत में मावट कह देते हैं। अब मावट कब होती है? शीत ऋतु में किन पवनों के द्वारा हो जाती है? तो जनरली हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ, जो कि उत्तर पश्चिम भारत से प्रवेश करता है। भूमध्य सागर से आने वाला जो मानसून है ये जेट पवनों के प्रवाह के साथ में पूर्व की ओर चलता है, भारत में उत्तर पश्चिम दिशा से प्रवेश कर जाता है और उत्तर पश्चिम से प्रवेश के कारण इसे कहा जाता है पश्चिमी विक्षोभ। तो दोस्तों प्रश्न पूछा गया था कि मावट किन पवनों से होती है, तो हमें जवाब देना है पश्चिमी विक्षोभ पवनों से। तो ये शीत ऋतु। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स पे जाके जरूर बताइएगा। इससे संबंधित अन्य भी कोई तथ्य हैं तो जरूर आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इस प्रकार के और भी बेहतरीन वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, क्योंकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन जो है वो आपको समय रहते मिल जाए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।